गाइस, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं टेल ऑफ टेनेंसी। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। तो हमारा स्टोरी नंबर 1 शुरू होता है, जहाँ पे हमें एक राजा और एक रानी दिखाया जाता है। राजा अपनी रानी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, लेकिन रानी का कोई संतान नहीं होता, इसीलिए रानी बहुत उदास होती है। राजा अपनी रानी को खुश देखने के लिए वो वहाँ का जितने भी सारे डॉक्टर होते हैं उन सभी से चेकअप करवाते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। राजा अपनी रानी को खुश करने के लिए एक दिन सर्कस वालों को बुला रहा होता है अपने महल में। उन सर्कस वालों को देख के सभी लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन रानी खुश नहीं होता। लेकिन उन्हीं में से एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, जिसे देख के रानी और उदास हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम में जाके बहुत सारी अपनी सारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाती है। और फिर राजा अपनी रानी के पास जाता है और जाके उसे समझाता है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। और फिर एक दिन राजा के पास एक लंबा और पतला सा एक जादूगर आता है और वो कहता है कि मैं इस मैटर में रानी की हेल्प कर सकता हूँ। और राजा कहता है कि वो कैसे, तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं कर पाया है। और फिर वो राजा को समझाता है कि ये सृष्टि जो है वो एक बैलेंस में चलता है। अगर रानी को बच्चा चाहिए तो उसे एक जान के बदले एक जान देना होगा। और फिर वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है। और फिर वो कहता है कि रानी को एक सी मॉन्स्टर का दिल खाना होगा और जिसका शिकार राजा को करना होगा, और उसे ऐसी लड़की पकाएगी जो कि बिल्कुल भी अकेली और प्योर हो। और क्योंकि उन लोगों को बच्चा चाहिए तो इस बात के लिए वो लोग एग्री हो जाता है और राजा शिकार करने के लिए जाता है, जो कि एक रिवर में होता है। और वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि वाइट कलर का होता है। और लेकिन फिर भी राजा किसी तरह से उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है। लेकिन इस लड़ाई में राजा बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और जिस कारण से राजा मर जाता है। फिर वो रानी उस दिल को ले जाके एक दासी को देती है उसे पकाने के लिए। और जब भी वो उस दासी उस दिल को पका रहा होता है तो वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके पेट में अचानक से बच्चा आ जाता है और जब रानी उस दिल को खाती है तो वो भी रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर सेम टाइम पे रानी और वो दासी दोनों के बच्चे एक साथ ही होते हैं। रानी अपने बच्चे का नाम इलियस रखता है और दासी अपने बेटे का नाम जोना रखता है। और फिर हमें कहानी 16 साल बाद दिखाता है, जहाँ पे वो दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे और रानी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन वो दोनों वाइट कलर के थे, जो कि हमें सी मॉन्स्टर को दिखाते हैं। और वो दोनों एक जैसे दिखते थे, जैसे कि वो दोनों ट्विंस हो। क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखते थे इसीलिए वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे और वो दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ खेला करते थे। लेकिन रानी को ये चीज़ पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपने बेटे को बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम एक राजकुमार हो और तुम्हारी दोस्ती एक नौकरानी के बेटे से कभी नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी इलियस उस रानी की बात नहीं मानता और फिर भी वो दोनों अक्सर मिलते रहते थे। और उन दोनों में ये एबिलिटी थी कि वो दोनों पानी में सांस ले सकते थे। और वो दोनों अक्सर छुपने के लिए उसी रिवर में जाते थे जहाँ पे उस सी मॉन्स्टर को मारा गया था। रानी अपने मेट को समझाती हैं कि अगर उसने अपने बेटे को नहीं समझाया तो उसे और उसके बेटे को दोनों को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो दोनों मिला करते थे और एक दिन तो वो दोनों लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं। जोना इलियस के बेस में रानी के पास चला जाता है और रानी उसे समझ ही नहीं पाती, लेकिन फिर भी रानी को शक रहता है। और जब रानी को पता चलता है कि ये इलियस नहीं ये जोना है तो उसे निकाल दिया जाता है इस राज्य से। लेकिन इलियस बहुत बार रोकता है जोना को, लेकिन जोना नहीं रुकता। और जोना जाते टाइम एक छुरी से एक पेड़ को स्टैप करता है, जिससे से पानी निकलने लग जाता है। और उसे कहता है कि ये पानी अगर साफ निकले तो तुम समझ जाना कि मैं ठीक हूँ, अगर ये पानी रेड हो जाए तो तुम समझ जाना कि मैं किसी खतरे में हूँ। और देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं। इलियस रोज़ उस पेड़ के पास जाता और उस पानी को चेक करता, कहीं उस पानी का रंग रेड तो नहीं हो गया है। और एक दिन देखता है कि उस पेड़ का पानी रेड हो चुका है। और फिर वो बिना बताए अपनी माँ को जोना को ढूंढने के लिए वो निकल जाता है। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे फाइनली जोना का घर मिल जाता है और उससे पता चलता है कि जोना ने शादी कर लिया है। क्योंकि दोनों का फेस एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं, इसीलिए उसे जोना ही समझ रहे होते हैं। और उसे पूछने से पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल में गया था। फिर इलियस निकल जाता है जंगल की तरफ जोना को ढूंढने के लिए। और पीछे से रानी को अपने बेटे की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो अपने पूरे किंगडम में उसे ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। फिर महारानी उसी बुरे आदमी को बुलाता है। फिर से वो बुरा आदमी वही डिमांड करता है, अगर महारानी को अपने बेटे को चाहिए तो उसे जान के बदले में जान देना होगा।
और रानी इस बात के लिए मान जाता है। और फिर तभी हमें जोना को दिखाया जाता है कि जो कि घायल होता है और वो एक गुफा में मतलब होता है, और तभी मतलब एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और जो जोना की चीखें सुन के इलियस ढूंढने में उसे आसानी होती है और वो जोना को ढूंढ लेता है और फिर वो अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन वो फ्लाइंग मॉन्स्टर और कोई नहीं, उनकी माँ थी। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता है कि वो उसकी माँ होती है। लेकिन बार्गेनिंग भी यही होती है कि जान के बदले में जान, और फिर जोना का जान बच जाती है और इलियस किंगडम का राजा होता है। और यहीं पे हमारा पार्ट 1 एंड हो जाता है। स्टोरी नंबर 2 एक किंग और एक बूढ़ी औरत की होती है। किंग जो कि बहुत अय्याश था और उसके पास हमेशा लड़कियां होती थी। किंग हमेशा शराब की नशे में होता था और अभी तक उसे कोई भी रानी नहीं मिली जो कि किंग अपने दिल से उसे एक्सेप्ट करे और उससे शादी करे। लेकिन उसी महल के पास एक गांव में 2 बूढ़ी औरत रहती थी। वो दोनों अकेली थी और वो दोनों मतलब घर से बाहर भी नहीं जाते थे ज़्यादा, और उन दोनों की शादी भी नहीं हुई थी, जिससे कि साफ जाहिर था उन्हें ऐसे ही मर जाना है। लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी थी। उम्र के हिसाब से उनकी आवाज़ एक बूढ़ी औरत की जैसी नहीं थी। एक सुबह एक बूढ़ी औरत गाना गा रही थी और वो आवाज़ राजा सुन लेता है। राजा को वो आवाज़ बहुत पसंद आ जाता है और उसके पीछे जाता है। लेकिन राजा को आते देख वो बूढ़ी औरत घर के अंदर चला जाता है, जिसे देख के किंग का देखने का इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसे लगता है कि ये कोई खूबसूरत लड़की है, जो उसे देख के शर्मा के घर के अंदर चला जाता है। उन 2 बूढ़ी औरतों में एक का नाम डोरा और एक का नाम ईमा था। डोरा जैसे कि बहुत ज़्यादा चालाक और लालची भी थी। ईमा जो कि बहुत ज़्यादा भोली और डरपोक भी थी। डोरा एक दिन देखता है कि किंग उसके दरवाजे पे, और उसे देख के डोरा के मन में लालच आ जाता है। वैसे भी उन दोनों ने सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजार दी थी। जैसे कि डोरा बहुत ज़्यादा चालाक होती है तो वो किंग को कहती है कि 1 हफ्ते बाद वो आए। मैं 1 हफ्ते बाद आपको अपने बॉडी का एक पार्ट दिखाऊंगी। और किंग को लगता है कि उसे उसका प्यार मिल चुका है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो दोनों बूढ़ी औरतें हैं। उम्र ढलने की वजह से उन दोनों की स्किन भी अटक चुकी थी, लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसकी उंगली जो होती है वो जवान लड़की की तरह दिखे। डोरा जैसे कि अपने फिंगर पे कुछ हर्ब्स लगाती है, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन ईमा अपनी उंगली को बहुत दिनों से मतलब मुंह में रखती है, जिससे उसकी उंगली जो होती है वो जवान लड़की की तरह हो जाती है। और आज ही 1 हफ्ता पूरा हो जाता है और आज ही मतलब किंग को आना है उसकी उंगली देखने के लिए। और जैसे कि डोरा बहुत ज़्यादा चालाक होती है तो वो अपनी उंगली की जगह वो ईमा की उंगली किंग को दिखा देती है। और अब किंग मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। उन्हें देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही होती है किंग की। लेकिन डोरा जानती थी अगर किंग ने उन्हें देख लिया तो उन्हें इस हरकत के लिए उन्हें सूली पे चढ़ा देगा। इसके लिए वो कहती हैं कि मैं आधी रात को आपके महल में आऊँगी और मेरा एक शर्त होगा, मैं जब भी आपके महल में आऊँ तो महल के सारे कैंडल बुझे होने चाहिए। और फिर किंग उनकी शर्तें मान जाता है और फिर ईमा डोरा के बॉडी को ग्लू से चिपकाता है। और फिर आधी रात को किंग का एक आदमी आता है और उन्हें महल में लेके जाता है। और जब सुबह को किंग उठता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो खिड़की का दरवाज़ा खोल देता है। और जब वो बेड की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है, और जिसे देख के किंग मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर वो अपने सैनिकों को बुलाता है और उस डोरा को मतलब बाहर फेंक देता है अपनी खिड़की से। लेकिन फिर भी वो बच जाता है और उसके पास एक जादूगर आता है और वो अपनी मैजिक से उस बूढ़ी और बदसूरत डोरा को जवान औरत में बदल देती है, जिसका लंबे लंबे बाल होते हैं। और जब किंग शिकार करने के लिए आता है तो वो डोरा को देखता है। डोरा को देखते ही उसे मतलब प्यार हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि यही उसकी क्वीन होगी। और फिर वो उसे अपने महल में लेके आ जाता है और उससे रानी बनाने का डिसीजन लेता है। लेकिन डोरा को कुछ भी पता नहीं होता कि वो जवान औरत कैसी बनी, लेकिन उसकी सिस्टर ईमा उसे याद थी। और फिर वो अपनी शादी में ईमा को भी इनवाइट करता है, जबकि ईमा को भी पता नहीं था कि उसकी बहन जवान और खूबसूरत औरत बन चुकी है और वो बहुत जल्द मतलब रानी भी बन जाएगी। डोरा ने जो ड्रेस भेजा था वो बहुत ही ज़्यादा महंगी और कॉस्टली होती है। ईमा उसी ड्रेस को पहन के वो शादी में जाता है। वहाँ पे डोरा अपनी सारी स्टोरी अपनी बहन ईमा को बता देता है और ईमा उससे भी विश करती है कि वो भी उसकी तरह जवान और खूबसूरत औरत बनना चाहती है। जब ईमा उससे पूछती है कि वो जवान कैसी बनी तो डोरा मजाक में बोल देता है कि वो अपनी बूढ़ी स्किन उतार दी है। और फिर ईमा इस बात को सच मान लेती है और फिर वो एक लोहार के पास जाता है। वो लोहार को अपना एक्सपेंसिव ड्रेस देने का वादा करती है अगर वो उसकी बूढ़ी स्किन उतार दे तो।
और वो लोहार तो ईमा से भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होता है। वो लोहार ईमा को जंगल में लेके जाता है और पेड़ से बांध देता है। वो उसकी पूरी स्किन उतार देता है और ये काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन होता है और वो उसी हालत में वापस आता है और ये जाहिर था कि उसे मर जाना है और फिर वो मर जाती है। और दूसरी तरफ डोरा का भी मैजिक ख़त्म हो जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो बूढ़ी औरत हो रही है और वो वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी देर बाद ही वो पूरी तरह से बूढ़ी औरत बन जाती है और वो पूरी तरह से अपने असली रूप में आ जाती है और यहीं पे हमारा इस स्टोरी का बैड एंडिंग हो जाता है। स्टोरी नंबर 3 भी एक किंगडम की है और यहाँ पे का राजा जो होता है वो एक काफ़ी अजीब थी। उसकी रानी काफ़ी दिन पहले मर चुकी थी और वायलेट उसकी बेटी थी। फिर भी राजा ने शादी नहीं की और वायलेट को भी वो दिल से प्यार नहीं करते थे। एक दिन राजा देखता है कि उनके हाथ में एक पैरासाइट इंसेक्ट है और वो खून पीता है। राजा को वो देख के बहुत अच्छा लगता है और फिर वो अपनी खून पिलाता है और फिर वो उसे एक शीशे के बॉक्स पे रखता है। हर रोज राजा उसे अपना खून पिलाता था और देखते ही देखते वो इंसेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ वायलेट भी बड़ी हो चुकी थी और वो किसी शहजादे की ड्रीम देख रही थी और बादशाह भी इनरिस्पॉन्सिबल था। उसे इस बात का कोई भी ख्याल नहीं था। वो अपने इंसेक्ट के साथ ही खुश था जो कि बहुत बड़ा हो चुका था। और फिर एक दिन वो पैरासाइट बीमार हो जाता है और वो मर जाता है और राजा उसकी स्किन उतार देता है और फिर वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड ढूंढने का टाइम आ चुका है। मैं एक कंपटीशन रखने वाला हूँ, जो भी एक कंपटीशन जीतेगा वो तुम्हें पा जाएगा। वायलेट खुश तो होता है लेकिन वो थोड़ा अपसेट भी हो जाता है क्योंकि वो खुद से हस्बैंड ढूंढना चाहती थी, लेकिन वो अपने डैड का डिसीजन मान लेता है। पूरे किंगडम में ये ऐलान कर दिया जाता है और राजा उस स्किन को अपने महल में लटका देता है। जो भी बताएगा कि ये किसकी स्किन है तो वो जीत जाएगा। और बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं लेकिन कोई भी सही आंसर नहीं दे पाता क्योंकि आमतौर पे वो इंसेक्ट इतना बड़ा नहीं होता। और फिर तभी एक बदसूरत इंसान महल में आ जाता है और उसे देख के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है और फिर राजा भी उसे परमिशन दे देता है। और वो बदसूरत आदमी स्किन को सूंघ के ही मतलब पता लगा लेता है कि ये किस इंसेक्ट का मतलब स्किन है। उसका जवाब सुन के वायलेट और राजा दोनों हैरान हो जाती हैं और वायलेट रोती हुई वहाँ से भाग जाता है और वो महल के छत पे आ जाती है और वहाँ से जान देने की कोशिश करता है। और फिर राजा वहाँ पे आके वायलेट को समझाती हैं कि यही तुम्हारी किस्मत है और मैं अपनी जुबान से कभी नहीं मुकर सकता। वायलेट अपने फादर को कहते हैं कि आप किस तरह के बाप हैं, आप अपनी बेटी को एक बदसूरत आदमी को दे देना चाहती है और मैं एक राजकुमारी हूँ। और फिर राजा ज़बरदस्ती उस बदसूरत आदमी को वायलेट दे देती है और फिर वो बदसूरत आदमी ज़बरदस्ती वायलेट को दूर पहाड़ों में ले जाती हैं और वायलेट बहुत दिनों से रोती है। और जब वो राक्षस शिकार करने के लिए जाती हैं तो वायलेट दूसरी पहाड़ पे एक लेडी को देखती हैं और उससे हेल्प मांगती हैं। वो कहती हैं कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे यहाँ पे एक शैतान ने कैद करके रखा है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थी इसलिए वो औरत उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती। फिर वो औरत अपनी बेटों को बुलाता है और रस्सी के सहारे वायलेट को इस तरफ लाता है, लेकिन वो राक्षस देख लेता है और रस्सी के सहारे वो भी उस तरफ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही वो लोग रस्सी काट देते हैं जिससे राक्षस घाई में गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है और रास्ते में उन पर हमला करता है। वो वायलेट के अलावा सभी को मार देता है और फिर वो वायलेट को गुस्से से देखता है और वायलेट उसे गले से लगा लेती है जिससे उसके गुस्सा मतलब शांत हो जाता है। और जब वो आदमी वायलेट को अपनी पीठ पे चढ़ाता है तो पीछे से वायलेट उसकी गला काट देता है और जिससे वो आदमी मर जाता है। फिर वायलेट अपने किंगडम में वापस आ जाता है और वो देखता है कि उसके फादर मतलब बीमार है उस इंसेक्ट की वजह से। खून में लथपथ वायलेट अपने फादर के सामने उस राक्षस का सर रखता है। राजा अपनी बेटी की इस जिंदगी के फैसले पर बहुत ज्यादा सैड थी और अनक्रेवली राजा को एक दिन मर जाना था और फिर वायलेट एक बहादुर राजकुमारी बन जाती है और अनक्रेवली उसके फादर के बाद वही क्वीन बन जाती है और यहीं पे हमारी इस स्टोरी का एंड हो जाता है।